नमस्कार दोस्तों, फाइनली एफएनओ नियमों को लेकर लंबे समय से चली आ रही स्पेकुलेशंस को एंड करते हुए सेबी ने नए नियमों को लागू करने का फैसला ले लिया है और इसकी डेट्स भी डिसाइड कर दी हैं। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बिना किसी लाग लपेट और जोड़ तोड़ के उन 6 नियमों की चर्चा करेंगे जिनमें सेबी ने बदलाव किया है, और साथ में ये भी देखेंगे कि मार्केट पे इसका क्या असर पड़ने वाला है। तो मेक श्योर कि आप वीडियो में एंड तक बने रहें। तो आज की वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि लास्ट संडे को हमने इस चैनल पे हमारी एक प्रीमियम इंट्राडे स्ट्रेटजी जिसका नाम है दी गोल्डन ग्रेल शेयर करी है, जो कि इंट्राडे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में बड़ा ही इफेक्टिवली काम करती है एंड बैक टेस्टेड है। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मेक श्योर कि आप वो वीडियो देखें। ये आपके इंट्राडे ट्रेडिंग के रिजल्ट्स को सिग्निफिकेंटली इनहेंस कर देगा। तो गाइज, आज की इस वीडियो में हम जो सेबी के नए नियम हैं इन पे चर्चा करेंगे। हम एज इट इज फॉर्म में चर्चा करेंगे जो सेबी ने रिलीज किया है। इसमें हम हमारे एंड से ना तो कोई हमारा बायस ऐड करेंगे, ना कोई पीपीटी वगैरह यूज करेंगे। हम एग्जैक्टली वही डॉक्यूमेंट आज के वीडियो में यूज करेंगे जो सेबी ने रिलीज किया है। तो फटाफट नजर मार लेते हैं क्या ऐसे 6 बदलाव हैं जिनको अभी सेबी ने लागू करने का डिसीजन लिया है। पहला है अपफ्रंट कलेक्शन ऑफ ऑप्शन प्रीमियम। ये 1 फरवरी 2025 से लागू होगा। रिमूवल ऑफ कैलेंडर स्प्रेड ट्रीटमेंट, ये 1 फरवरी 2025 से लागू होगा। इंट्राडे मॉनिटरिंग ऑफ पोजीशंस लिमिट, ये भी 1 अप्रैल 2025 से लागू होगा। इसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट साइज चेंज है डेरिवेटिव इंडेक्स का, जो कि 20 नवंबर 2024 से लागू होगा। रैशनलाइजेशन ऑफ वीकली इंडेक्स डेरिवेटिव, ये भी 20 नवंबर 2024 से लागू होगा। एंड इंक्रीज इन टेल रिस्क कवरेज, ये भी नवंबर 2024 से लागू होगा। तो अब देख लेते हैं कि सेबी ने इन नियमों को लेके क्या क्या कंसर्न्स जताए थे एंड क्या बदलाव किए हैं। तो इसको वन बाय वन करके कवर कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात आती है अपफ्रंट कलेक्शन ऑफ द ऑप्शन प्रीमियम फ्रॉम बायर्स। तो पहले देखा गया था कि जो ऑप्शन बायर्स होते थे उनसे अपफ्रंट मार्जिन जो है वो क्लाइंट लेवल पे कंफर्म नहीं किया जाता था। अब से भी ने ये मैंडेटरी कर दिया है कि जो क्लियरिंग कॉर्पोरेशंस हैं वो जो मार्जिन होगा ऑप्शन बाइंग का वो क्लाइंट लेवल पे अपफ्रंट कवर मतलब कि कलेक्ट करेंगे। तो इट हैज बीन डिसाइडेड टू मैंडेट कलेक्शन ऑफ ऑप्शन प्रीमियम अपफ्रंट फ्रॉम ऑप्शन बायर बाय द ट्रेडिंग मेंबर, क्लियरिंग मेंबर। तो पहले क्या होता था कि वो बेसिकली ब्रोकर लेवल पे ये होता था, बट अब क्लाइंट लेवल पे ये हो जाएगा। एंड इसके बाद जो अगला है, it has been decided that the upfront margin collection requirement shall also include net options premium payable at the client level. The same may be included in the intraday snapshots conducted by clearing corporation for verification of upfront collection of margins and for imposition of penalty in the event of non compliance. यानी कि अब स्नैपशॉट्स लिए जाएंगे मार्जिन कलेक्ट हुआ है कि नहीं हुआ है बार बार। एंड अगर मार्जिन शॉर्टेज है तो पेनल्टी का भी फिर प्रावधान रखा गया है। एंड ये क्लाइंट लेवल पे मार्जिन चार्ज होगा जैसे कि मैंने बताया। एंड अगला स्टेटमेंट कहता है इन ऑर्डर टू प्रोवाइड सफिशिएंट टाइम टू इंप्लीमेंट द अफोरसेड मेजर दिस रिक्वायरमेंट वुड बी एप्लीकेबल फॉर इक्विटी डेरिवेटिव सेगमेंट फ्रॉम February 1, 2025। तो ये जो मार्जिन कलेक्शन वाला है ये रूल जो है 1 फरवरी 2025 से लागू होगा। फिर दूसरा बदलाव है रिमूवल ऑफ कैलेंडर स्प्रेड ट्रीटमेंट ऑन द एक्सपायरी डे। तो नॉर्मली जब कई बार आपने देखा होगा कि ऑप्शंस जब आप ट्रेड करते हैं तो एक्सपायरी वाले दिन जो ऑप्शंस का प्रीमियम होता है उसमें रैपिड डीके होता है। तो मार्केट पार्टिसिपेंट्स कई बार एक स्प्रेड पोजीशन इंप्लीमेंट करते हैं जिसमें दो अलग अलग एक्सपायरी के कॉन्ट्रैक्ट इंक्लूड किए जाते हैं। एक कॉन्ट्रैक्ट को बाय किया जाता है, डिफरेंट एक्सपायरी में सेम स्ट्राइक को सेल किया जाता है। तो इस चीज पे पहले जो था वो कैलेंडर स्प्रेड ट्रीटमेंट मिलता था, यानी कि स्प्रेड मार्जिन लागू होता था। तो नॉर्मली आपने देखा होगा कि अगर निफ्टी का कॉल ऑप्शन आप सेल करते हैं तो करीब करीब 60,000 रुपए का मार्जिन आपको देना पड़ता है। बट जब यही चीज स्प्रेड मार्जिन में आती है तो आपका मार्जिन लगभग 25 से 30 हजार के बीच में हो जाता है, यानी कि कम मार्जिन देना पड़ता है। तो अब ये हो जाएगा कि एक्सपायरी वाले दिन जो आपको वो डिस्काउंट मिलता था मार्जिन पेमेंट में, उसका एडवांटेज अब बंद हो जाएगा, रिमूवल ऑफ कैलेंडर स्प्रेड हो जाएगा। तो इट हैज बीन डिसाइडेड दैट द बेनिफिट ऑफ ऑफसेटिंग पोजीशंस अक्रॉस डिफरेंट एक्सपायरीज, जिसको हम कैलेंडर स्प्रेड बोलते हैं, शेल नॉट बी अवेलेबल ऑन द डे ऑफ एक्सपायरी फॉर कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायरिंग ऑन दैट डे। यानी कि एक्सपायरी वाले दिन ये जो एडवांटेज है ये अवेलेबल नहीं रहेगा। तो अब पॉइंट ये आता है कि रिटेल ट्रेडर पे इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा। तो मेरा मानना ये है इसकी इस तरीके की टेक्निक्स या इस तरीके की स्ट्रेटजी जो आजकल जो ये क्राउड आ गई है रिटेल ट्रेडर की, उनको तो इसका आइडिया ही नहीं है। नॉर्मली दे आइदर बाय ऑप्शंस और दे सेल ऑप्शंस। बट यहाँ पे जो हेज्ड पोजीशंस जो थोड़े से समझदार प्लेयर्स थे या फिर जो मैं बोलूंगा कि इन्फॉर्म्ड ट्रेडर्स थे, इस तरीके के प्रोडक्ट्स का यूज वो लोग करते थे। तो डेफिनेटली ये कहीं ना कहीं उनको थोड़ा सा नेगेटिवली हिट करने वाला है। तो एक ये बदलाव है। एंड इसके बाद इसी में अगला पॉइंट है, इट इज क्लियरिफाइड दैट द एग्जिस्टिंग मार्जिन कैलकुलेशन फॉर कैलेंडर स्प्रेड पोजीशन
जैसे कि वर्स्ट सिनेरियो लोस कैलेंडर स्प्रेड मार्जिन एंड ईएलएम शैल रिमेन अनचेंज फॉर कैलेंडर स्प्रेड पोजीशंस इन्वॉल्विंग ऑल एक्सपायरिंग अदर देन द कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायरिंग ऑन गिवन डे। मतलब कि बाकी जो रूल्स हैं वो सेम रहेंगे। एंड हाउ एवर कैलेंडर स्प्रेड पोजीशन इन्वॉल्विंग पोजीशन एक्सपायरिंग ऑन 30th नेक्स्ट मंथ 31st फार मंथ शैल कंटिन्यू। ये कह रहा है कि जी जो करंट मंथ में एक्सपायर होने वाला कॉन्ट्रैक्ट है एंड उसको कैलेंडर स्प्रेड में कन्वर्ट करोगे विद नेक्स्ट, तो इस तरीके की एडवांटेज आपको नहीं मिलेगी। बट अगर मान लीजिए करंट मंथ की एक्सपायरी आज है एंड ऐसे में आप नेक्स्ट मंथ एंड फार मंथ में कैलेंडर स्प्रेड बनाते हो तो उसका एडवांटेज आपको मिलेगा। अब नेक्स्ट पॉइंट है, ये जो रूल है कब से लागू होगा, तो ये रूल February 1st 2025 से लागू होगा। अब तीसरा रूल कहता है इंट्राडे मॉनिटरिंग ऑफ पोजीशन लिमिट्स। मतलब कि पहले जो पोजीशन लिमिट्स होती थी वो केवल एंड ऑफ द डे मॉनिटर की जाती थी। द पोजीशन लिमिट फॉर द इंडेक्स डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट एज स्पेसिफाइड बाय द सेबी फ्रॉम टाइम टू टाइम आर बीइंग मॉनिटर्ड बाय स्टॉक एक्सचेंजेस क्लियरिंग कॉर्पोरेशन एट द एंड ऑफ द डे। तो ये एट द एंड ऑफ द डे ही मॉनिटर की जाती थी, जिसकी वजह से ये पॉसिबिलिटी थी कि अनडिटेक्टेड इंट्राडे पोजीशंस बियॉन्ड परमिसिबल लिमिट्स ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द डे। तो कभी कभी क्या होता था कि जो सेबी ने परमिशन दी है या जो परमिसिबल लिमिट है इंडेक्स में कितनी टोटल ओपन पोजीशंस हो सकती हैं, ये कभी कभी जो है ये ज्यादा भी हो जाती थी, मतलब कि परमिसिबल लिमिट को क्रॉस कर देती थी। क्योंकि पोजीशन तो केवल एंड ऑफ द डे में काउंट होती थी, तो दिन में ये पोजीशंस कभी कभी उस क्राइटेरिया को एक्सीड कर देती थी। बट अब क्या होगा कि इसकी इंट्राडे मॉनिटरिंग होगी। दिन में हो सकता है कि 4 बार, मिनिमम 4 बार इसका एक स्नैपशॉट लिया जाए एंड उसके अकॉर्डिंग फिर इन्फॉर्म किया जाएगा मार्केट पार्टिसिपेंट्स को। टू एड्रेस द अफोरसेड रिस्क ऑफ पोजीशन क्रिएशन बियॉन्ड परमिसिबल लिमिट्स, it has been decided that the existing position limit for equity index derivative shall henceforth also be monitored intraday by exchange। तो ये अब इंट्राडे में भी इसकी मॉनिटरिंग होगी। एंड नेक्स्ट पॉइंट है मिनिमम 4 पॉइंट स्नैपशॉट ड्यूरिंग द डे, मतलब कि कम से कम भी 4 बार स्नैपशॉट लिया जाएगा पोजीशंस को मॉनिटर करने के लिए। एंड नंबर ऑफ द स्नैपशॉट में बी डिसाइडेड बाय द रिस्पेक्टिव स्टॉक एक्सचेंजेस सब्जेक्ट टू द मिनिमम ऑफ 4। मतलब सेबी ने मैंडेटरी किया है कि दिन में कम से कम भी 4 बार स्नैपशॉट लिया जाएगा या 4 बार मॉनिटरिंग की जाएगी पोजीशंस की। एंड ये मिनिमम क्राइटेरिया है। फिर एक्सचेंजेस अगर चाहें तो इसको 6 बार भी कर दें, 7 बार भी कर दें, वो इंडिविजुअल एक्सचेंज पे डिपेंड करेगा। एंड इसी पॉइंट में अगला रूल है टू प्रोवाइड सफिशिएंट टाइम फॉर इंप्लीमेंटेशन द मेजर शैल बी इफेक्टिव फॉर इक्विटी इंडेक्स डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स फ्रॉम April 1st 2025। तो ये वाला जो रूल है ये 1 अप्रैल 2025 से लागू होगा। एंड नेक्स्ट जो रूल है मतलब रूल नंबर 4, जो कि कहता है कॉन्ट्रैक्ट साइज फॉर इंडेक्स डेरिवेटिव। अब यहाँ पे बात आती है कि अब आप नॉर्मली जो कॉन्ट्रैक्ट साइज था लास्ट टाइम ये 2015 में चेंज किया गया था एंड जिसके लिए लिमिट रखी गई थी 5 से 10 लाख, यानी कि कोई भी डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट होगा तो उसका जो मिनिमम क्राइटेरिया है वो 5 लाख रहेगा कॉन्ट्रैक्ट का साइज, या फिर ज्यादा रहेगा यानी कि। एंड कभी कभी आपने देखा भी होगा कि जब किसी इंडेक्स का प्राइस काफी बढ़ जाता है या स्टॉक का प्राइस काफी बढ़ जाता था तो उसकी वजह से लोट साइज छोटा कर दिया जाता था, या कभी कभी किसी स्टॉक का प्राइस काफी गिर जाता था या इंडेक्स का प्राइस काफी गिर जाता था तो फिर लोट साइज बढ़ा दिया जाता था। ये केवल उस क्राइटेरिया को मीट करने के लिए किया जाता था। अब इस क्राइटेरिया में थोड़ा बदलाव हुआ है, जो 5 से 10 लाख की लिमिट थी अब उसको 15 से 20 लाख कर दिया गया है, यानी कि अब यहां से वापिस निफ्टी का जो लोट साइज है वो बढ़ जाएगा। तो पास्ट में हमने देखा था कि जो हमारा निफ्टी इंडेक्स है उसका लोट साइज अभी रिसेंटली 50 का था एंड 50 से ही रिड्यूस करके यहाँ पे कम किया गया था, यानी कि वापिस निफ्टी का जो लोट साइज है वो 25 कर दिया गया था। एंड अभी जो हम देख सकते हैं कि निफ्टी जो इंडेक्स है हमारा वो 25,000 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो जो कि इसके अगर 50 वापस ये लोड साइज को कर दिया जाए तो 12,50,000 के आसपास बनता है। तो यानी कि जो निफ्टी का लोड साइज है वो या तो 75 हो जाएगा या फिर 100 हो जाएगा। तो इतना बदलाव इसमें होने वाला है क्योंकि मिनिमम क्राइटेरिया अब ये 15 से 20 लाख कर दिया गया है। एंड इसी पॉइंट में अगला ये कब से लागू होगा, तो ये 20 नवंबर 2024 से लागू होगा। अब अगला जो नियम है वो है रैशनलाइजेशन ऑफ वीकली इंडेक्स डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स। तो अब देख सकते हैं हम कि दोनों ही एक्सचेंजेस ने बहुत सारे वीकली एक्सपायरी वाले इंडेक्स डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च कर रखे हैं। तो अब यहां पे भी कुछ बदलाव हुआ है। यहां पे डिसाइड किया गया है इट हैज बीन डिसाइडेड टू रैशनलाइज इंडेक्स डेरिवेटिव प्रोडक्ट ऑफर्ड बाय एक्सचेंजेस व्हिच एक्सपायर्स ऑन वीकली बेसिस henceforth each exchange may provide derivative contract for only one of its benchmark index with weekly expiry। तो ये डिसाइड कर दिया गया है कि कोई भी एक्सचेंज वीकली एक्सपायरी का केवल एक ही कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च कर सकती है अपने बेंचमार्क इंडेक्स का। तो जैसे कि एनएससी का बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी है, बैंक निफ्टी है एंड इसके अलावा निफ्टी नेक्स्ट 50 है एंड फिन निफ्टी है। तो ये सारे तो आर्टिफिशियली, जैसे कि फिन निफ्टी हो गया
एंड फिर निफ्टी मिड कैप सेलेक्ट हो गया। ये जो इंडाइसिस हैं ये ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए आर्टिफिशियली क्रिएट किए गए थे। अब इन पे लगाम लगेगी एंड केवल एक बेंचमार्क इंडेक्स जो है वो ट्रेडिंग के लिए, वीकली एक्सपायरी की ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल रहेगा। तो मोस्ट प्रोबेबली एनएससी की तरफ से हो सकता है कि ये निफ्टी रहे या फिर बैंक निफ्टी रहे, एंड बीएससी की बात करें तो हो सकता है ये सेंसेक्स रहे। एंड ये जो मेजर है ये भी 20 नवंबर 2024 से लागू होगा, यानी कि अभी जितने भी कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च हो चुके हैं ये सारे ही कॉन्ट्रैक्ट लगभग एक्सपायर हो चुके होंगे, एंड 20 नवंबर के बाद से जो भी नया कॉन्ट्रैक्ट मतलब कि लॉन्च होगा तो वो इन नए नियमों के साथ ही लॉन्च होगा। एंड अब यहाँ पे अगला जो मेजर है सिक्स्थ, जिसको हम कह सकते हैं इंक्रीज इन द टेल रिस्क कवरेज ऑन द डे ऑफ ऑप्शन एक्सपायरी। तो अब देखिए क्या होता था कि जब जो टेल रिस्क कवरेज है मतलब कि एक्सपायरी वाले दिन जो है इसको बढ़ा दिया गया है। अब ये टेल रिस्क कवरेज कवरेज क्या है, ELM इज डिवाइड विद द व्यू टू कवर द टेल रिस्क आउटसाइड द स्कैनिंग रिस्क on the day of option contract expiry, given the heightened speculative activity around option position and the attendant risk, it has been decided to increase the tail risk coverage by levying an additional ELM of 2% for short options contract। यानी कि अगर आप एक्सपायरी वाले दिन ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट को शॉर्ट करते हो, नॉर्मली ऑप्शन सेलिंग भी तो करते हैं ना लोग, तो ऑप्शन सेलिंग अगर आप करते हो तो 2% एक्स्ट्रा ELM मार्जिन अब आपसे चार्ज किया जाएगा। एंड दिस वुड बी एप्लीकेबल फॉर ऑल ओपन शॉर्ट पोजीशंस एट द स्टार्ट ऑफ द डे। यानी कि अगर मान लीजिए आपने कोई शॉर्ट पोजीशन बना रखी है, ऑप्शन सेलिंग कर रखी है, एंड एक्सपायरी वाले दिन जैसे ही ट्रेडिंग शुरू होगी तो उसी दिन से ये जो इंक्रीज मार्जिन है 2% का ELM है ये एप्लीकेबल हो जाएगा, आपको एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा। दिस वुड बी एप्लीकेबल फॉर ऑल ओपन शॉर्ट पोजीशंस एट द स्टार्ट ऑफ द डे एज वेल एज on short positions contract initiated during the day that are due for expiry on that day. For instance, if weekly expiry on an index contract is on 7th of the month and other weekly monthly expiries on the index are on 14th, 21st and 28th, then for all the options contract expiring on 7th there would be an additional ELM of 2% on 7th। मतलब कि महीने की 7 तारीख को जो एक्सपायर होने वाला कॉन्ट्रैक्ट है उसके ऊपर जो अगर आप ऑप्शन सेलिंग करते हैं तो आपको एडिशनल 2% का ELM पे करना पड़ेगा, एंड ये भी 20 नवंबर से लागू हो जाएगा। तो ये सारे 6 नियम हैं जिनमें सेबी ने बदलाव किया है। एंड अब सवाल ये आता है कि बहुत सारे लोगों को ये कंसर्न है कि कहीं इन नियमों में बदलाव के चलते स्टॉक मार्केट क्रैश तो नहीं हो जाएगा, क्या होगा, क्या स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग बंद हो जाएगी। तो गाइज मैं आपको बता दूं कि जब ये वीकली एक्सपायरी शुरू नहीं हुई थी ऑप्शन मार्केट तब भी था इंडिया में, एंड तब भी अच्छे से ट्रेड करता था। हाँ, 2016 के बाद से जब से फ्री इंटरनेट आया है एंड ये इन्फ्लुएंसर्स का ट्रेंड बढ़ा है उसकी वजह से जो रिटेल ट्रेडर्स को पता चला कि स्टॉक मार्केट होती है, ऑप्शन ट्रेडिंग होती है, एंड दे स्टार्टेड गेटिंग इनटू द मार्केट। तो थोड़ा सा मैं ये कहूंगा कि जैसे ही ये सोशल मीडिया का क्रेज बढ़ा है उसकी वजह से अवेयरनेस आई है लोगों में एंड दे स्टार्टेड पार्टिसिपेटिंग इन द मार्केट। एंड उसी चीज को लिवरेज करने के लिए एक्सचेंजेस ने भी ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स लॉन्च कर दिए थे कि जो लोगों के जो पार्टिसिपेशन को और भी इंक्रीज करे। तो अब इन नए नियमों की वजह से कहीं ना कहीं उस पर थोड़ी बहुत तो लगाम लगने वाली है। तो अब पॉइंट ये आता है कि क्या इसकी वजह से मार्केट क्रैश हो जाएगी या फिर मार्केट मतलब कि बहुत नीचे चली जाएगी। तो गाइस मेरा मानना यह है कि इन नियमों की वजह से मार्केट के ऊपर कोई भी नेगेटिव इंपैक्ट नहीं आएगा। मतलब कि इन नियमों के चलते स्टॉक मार्केट में कोई भी मंदी नहीं आएगी, ना ही कोई तेजी आएगी। ये एक तरीके से नॉर्मल इंपैक्ट आएगा मार्केट के ऊपर। बट बड़ा रीजन मार्केट में तेजी या मंदी आने का जो हो सकता है उसके पीछे कुछ इंटरनेशनल रीजन हो सकते हैं। तो दो बड़े रीजन, एक तो ये हो सकता है कि अभी हम देख सकते हैं कि मिडल ईस्ट में थोड़ी सी टेंशन बढ़ते ही जा रही है, तो वो एक बड़ा रीजन हो सकता है मार्केट में अगर कोई डिप आता है, मंदी आती है उसके पीछे। या फिर एक दूसरा रीजन ये भी हो सकता है कि हमने देखा रिसेंटली निफ्टी ने लाइफ टाइम हाई हिट किया है एंड अक्टूबर की शुरुआत हो चुकी है, यानी कि सितंबर क्वार्टर कंप्लीट हो चुका है। अब जल्दी ही कंपनीज अपने क्वार्टरली रिजल्ट्स अनाउंस करने वाली हैं। तो उससे पहले भी मार्केट अपने आप को थोड़ा सा लाइक बैलेंस करने की कोशिश करेगी, एडजस्ट करने की कोशिश करेगी, तो उसकी चलते भी मार्केट में थोड़ा बहुत नेगेटिव मूवमेंट आ सकता है। बट इन नियमों के चलते मार्केट के ऊपर कोई बहुत बड़ा नेगेटिव इंपैक्ट नहीं आएगा। इसके अलावा एक दूसरा बड़ा रीजन है क्योंकि मार्केट के ऊपर क्या इसका असर पड़ेगा उस विषय पे हम चर्चा कर रहे हैं। अब दूसरा इस पे रीजन ये है कि देखिए कि इन नए नियमों की बदलाव की वजह से जो स्पेक्युलेटिव ट्रेड्स थे जो क्योंकि अब वीक में एवरीडे ऑप्शन ट्रेडिंग होती थी तो गैम्बलिंग टेंडेंसी के चलते लोग क्या करते थे कि ऑप्शंस में ट्रेड करते थे एवरीडे, वीक के सातों दिन ही ऑप्शंस लगभग एक्सपायर होते थे। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि जो एक रिटेल पब्लिक का बड़ा हिस्सा है जिसको ये ट्रेडिंग के बारे में पता था एंड ऑप्शन ट्रेडिंग में पार्टिसिपेट करते थे, तो उनमें ऑलरेडी एक गैम्बलिंग टेंडेंसी डेवलप हो चुकी है।
एंड मेरा मानना यह है कि इन नए नियमों में बदलाव की वजह से, क्योंकि एवरी वीक ऑप्शंस अवेलेबल नहीं रहेंगे बहुत सारी मात्रा में, मतलब वीक के हर दिन ऑप्शंस अवेलेबल नहीं रहेंगे, तो कहीं ना कहीं लोग अपनी इस गैम्बलिंग टेंडेंसी को कहीं ना कहीं तो मटीरियलाइज करने की कोशिश करेंगे। एंड उसकी वजह से मेरे को लगता है कि जो स्पेक्युलेटिव वॉल्यूम्स है वो हो सकता है कि इलीगल फॉरेक्स ट्रेडिंग पे शिफ्ट हो जाएं, क्योंकि इंडिया में जो फॉरेक्स ट्रेडिंग है वो इलीगल है, बैन है। एंड इसके चलते क्योंकि जो इलीगल चैनल्स हैं उसके जरिए लोग फॉरेक्स ट्रेडिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, एंड जिसके चलते गवर्नमेंट को रेवेन्यू का लॉस होगा टैक्स के रूप में, एंड साथ में जो स्टॉक ब्रोकर्स हैं, एक्सचेंजेज हैं, उनमें भी उनको भी एक तरीके से रेवेन्यू लॉस होगा इन टर्म्स ऑफ ट्रांजैक्शन रेवेन्यू। तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट लेके आएगा एंटायर ब्रोकिंग एंड एक्सचेंजेस के लिए। तो इसके चलते हो सकता है कि जो लिस्टेड शेयर्स हैं, फॉर एग्जांपल बीएससी लिस्टेड है तो बीएससी का शेयर उस दिन नेगेटिवली ट्रेड करे, या फिर कुछ एक स्टॉक ब्रोकर्स हैं जिनके शेयर लिस्टेड हैं तो उन पे हो सकता है कि इस नियम के चलते, इन नियमों के चलते थोड़ा सा इमीडिएट नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिले। तो ये एक बड़ा बदलाव हो सकता है। अब पॉइंट ये आता है कि ये नियम तो बदल गए जी, बट आने वाले दिनों में इनका क्या इम्पैक्ट होगा, क्या इनमें वापिस से कोई बदलाव होने के चांसेस हैं, या फिर एक बार जो नियम लागू हो गया वो ऐसे ही रहेगा। तो गाइज, क्योंकि मैं काफी लंबे समय से ट्रेडिंग कर रहा हूं, पास्ट में मैंने ऑब्जर्व किया था कि एमसीएक्स पे एल्यूमिनियम, लीड, जिंक, कॉपर एंड क्रूड, इन सारे ही कमोडिटीज के मिनी कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड होते थे। बट इस जब सेबी के अंडर आया एमसीएक्स, क्योंकि एमसीएक्स को पहले सेबी रेगुलेट नहीं करती थी, आई थिंक 2014 के बाद से ये सेबी के रेगुलेशन में आया। तो उसके बाद से सेबी ने डिसाइड किया कि जो एमसीएक्स में जो डेरिवेटिव ट्रेडिंग होती है कमोडिटीज की, उसमें रिटेल पब्लिक का पार्टिसिपेशन रोकने के लिए सेबी ने डिसाइड किया था कि जो मिनी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनको बंद कर दिया जाए। तो एल्यूमिनियम, लीड, जिंक, कॉपर, क्रूड, इन सब के मिनी कॉन्ट्रैक्ट्स को बंद कर दिया गया था। उसके चलते ये हुआ कि जो स्पेकुलेटिव वॉल्यूम्स थे फ्रॉम रिटेल ट्रेडर्स, दे शिफ्टेड टू डब्बा ट्रेडिंग। एंड जैसे ही वो वॉल्यूम डब्बा ट्रेडिंग पे चले गए तो एक्सचेंज पे वॉल्यूम कम हो गए, जिसकी वजह से लिक्विडिटी का इशू हो गया एक्सचेंजेस के ऊपर, एंड साथ में सरकार को रेवेन्यू का लॉस हो गया टैक्स के रूप में। एंड अभी मैंने रिसेंटली ऑब्जर्व किया है कि धीरे धीरे जो एमसीएक्स पे जितने भी डिसकंटिन्यू किए गए थे मिनी कॉन्ट्रैक्ट, सारों को रीलॉन्च कर दिया गया है। इनफैक्ट पहले जो नेचुरल गैस का मिनी कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड नहीं होता था, बट अभी रिसेंटली मैंने ऑब्जर्व किया कि नेचुरल गैस का भी मिनी कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च कर दिया गया है। हालांकि ये सारी डेवलपमेंट को 8 से 9 साल का टाइम लग गया है, बट यस, एक बार एक नियम आ जाता है तो उसमें बदलाव के चांसेस होते हैं। इसके अलावा पास्ट में एक बार निफ्टी का भी मिनी कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड होता था, एंड 2013 में इसको रोक दिया गया था। एंड अब देखेंगे हम आने वाले दिनों में, अगर मान लीजिए कि रिटेल पार्टिसिपेशन कम होता है एंड कहीं ना कहीं ब्रोकिंग जो इंडस्ट्री है एंड एक्सचेंजेस है वो फिर स्ट्रगल करते हैं टू जनरेट रेवेन्यू, तो कहीं ना कहीं एक उनको सपोर्ट करने के मेजर के तौर पे आने वाले दिनों में कुछ ऐसी व्यवस्था रख दी जाए कि इंडेक्स ट्रेडिंग, इंडेक्स का जो है, इंडेक्स डेरिवेटिव का जो है मिनी कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च कर दिया जाए। तो ऐसे कुछ चेंजेस भी हो सकते हैं आने वाले टाइम पे, बट ये जस्ट एक हमारा अंदाजा है। अभी तक हमने जो पास्ट में मार्केट्स में ऑब्जर्व किया है उसके अकॉर्डिंग हमने थोड़ा ये इंक्लूड किया है कि हो सकता है कि ऐसा हो, बट ऐसा हो ही जाएगा, ये कोई कंपलसरी नहीं है। तो गाइज, आज के लिए इतना ही। आई होप कि इस वीडियो के बाद एफएनओ ट्रेडिंग के नियमों को लेकर आपको जो भी कंफ्यूजन थे और वो दूर हुए होंगे। एंड इफ यू गाइज लाइक द वीडियो देन प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर सच कंटेंट्स। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड फॉर मोर सच वीडियोस।